हाई 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कैसे हो यार? आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन मैथ सब्जेक्ट के लिए भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, कंटिन्यूअस लगातार आपके लिए हम वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, जो आपको हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं आपको रिवीजन कराने में और आपको प्रैक्टिस करने में। और अगेन मैं आपको बोल चुका हूं बार बार कि रिवीजन तो आपको करने हैं, लेकिन साथ साथ खुद ही प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल्स हम आपको करा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में है, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो सभी को आप अपने हाथों से अपने नोटबुक में प्रैक्टिस जब तक नहीं करते तब तक यार बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। एग्जाम में आपको लिखना है तो यहां पे भी आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके मैथ्स असली खेल जो है वो दिखा पाता है। तो जो मैथ सब्जेक्ट है यार, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा मार्क्स देके जाएगा, लेकिन उसके लिए अगेन आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस ही आपका साथ देगी। तो फाइनली अब वो समय आ गया, हम लोग बोल सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं एंड गेम की तरफ, क्योंकि अब कुछ ही टाइम के बाद रात हो जाएगी, फिर आप सो जाओगे, फिर अगले दिन मॉर्निंग में उठोगे। मॉर्निंग में वैसे हमारा एक बहुत ही फेमस स्पेसिफिक लाइव रिवीजन होने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं LMR, लास्ट मोमेंट रिवीजन। तो सुबह सुबह आप लोग 6:30-7 बजे के आसपास सब लोग रेडी हो जाना, हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे लाइव सेक्शन में आके चेकआउट कर लेना। बाकी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समझ लो कि ये जो वीडियो आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो है और इसके पहले लगातार एटलीस्ट 8 से 9 वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो, 4 मार्क्स हो, हॉट्स क्वेश्चन हो, ठीक है ना, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं, वीडियोस के फॉर्म में अवेलेबल है। उन वीडियोस को आपने नहीं देखा, चेक करो, वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल करो, लगातार 7, 8, 9, 10 वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे। उन वीडियोस को रात को सोने के पहले जरूर से 2x की स्पीड पे लगाना और एक बार फटाफट से देख लेना, ताकि यार आपको समझ में आ जाए। और जब आपको लगे कि यार ये एग्जांपल को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, तो उस एग्जांपल को थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस भी कर लेना, ताकि आपका एक तरीके से प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, तो एग्जाम में आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आखिरी पड़ाव, आखिरी वीडियो एक तरीके से होने वाला है। कोशिश कर रहा हूं आपको जितना बेस्ट दे सकूं उतना, और अच्छे से फिर प्रिपरेशन कर लेना और रात को अच्छे से सो भी जाना, कम से कम 6-7 घंटे का नींद ले लेना, क्योंकि एग्जाम में अगले दिन नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट 6 घंटे 7 घंटे का नींद ले लेना यार, ठीक है। और उसके बाद सुबह सुबह उठ के लाइव रिवीजन देख के अच्छे से तैयार होकर चले जाना। तो सुबह तो मुलाकात होगी, लेकिन अगेन ये जो वीडियो है आप लोग का बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम अगेन बात करेंगे 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 2 बी में और क्वेश्चन नंबर 3 बी में पूछा जाता है। तो 2B में 8 मार्क्स का, 3B में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक चीज अटेम्प्ट करना होता है। तो ऑलरेडी ऐसे ही एक वीडियो थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की बात की थी। आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आप इसको रिकॉर्डेड में देख रहे हो तो जरूर से स्पीड बढ़ा लो, 1.5 की स्पीड पे सेट कर लो और फटाफट से वीडियो देख जाओ, लेकिन साथ में एक नोटबुक और पेन रखना और प्रैक्टिस करते रहना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट से देखेंगे, फटाफट से वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के चैप्टर्स की। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन दिखेंगे उसमें से 90% चीजें के सॉल्यूशंस आपको देखने मिल जाएंगे डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारी चीज का नोट्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल था। तो यार इस समय पे मैं आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा ना, तो बहुत समय लगेगा, यानी इसी वीडियो को बनाने में 3 घंटा लग जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से है, इसके अंदर कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन है। तो अगर हर एक क्वेश्चन को अगर आप 10 मिनट भी दोगे ना सॉल्व करने के लिए, 5 से 10 मिनट तो लगता है हर एक क्वेश्चन को, तो सोचो कितना घंटे का वीडियो बनेगा। तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, नोट्स की हेल्प से आपको बस ऊपर ऊपर से बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ताकि आपको रिकॉल हो सके और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो सके। तो जरूर से देखना। तो सबसे पहले अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्वेश्चन है? अमित परचेस 150 शेयर। अमित ने कितना खरीदा है? 150 शेयर खरीदा है। फेस वैल्यू 100 रुपया है, मार्केट वैल्यू 120 रुपया है, ठीक है, ओके। कंपनी पेड द डिविडेंड। कंपनी क्या कर रही है? डिविडेंड पे कर रही है। कितने पे? 15% पे डिविडेंड पे कर रही है। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो होता क्या है, जो आपको दिया है वो लिख दो। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर 150 है, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 120 है, लिख दिया। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है, डिविडेंड रेट 15% दिया हुआ है। तो सबसे पहले काम क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कि भाई उसने शेयर कितना खरीदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि अमित ने परचेस किया 150 शेयर, लेकिन कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया वो पता है क्या? नहीं। तो हम निकालेंगे सम इन्वेस्टेड। तो उसने नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना पैसा उसने डाला है मार्केट में पता चल जाएगा। तो सम इन्वेस्टेड पता चल जाएगा बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर एंड मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर उसने कितना खरीदा है? 150 शेयर खरीदा है, और एक शेयर का मार्केट वैल्यू प्राइस जो चल रहा है वो कितना चल रहा है? 120 रुपया। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 120 करोगे तो आपका वैल्यू आ गया 18,000 रुपया। मतलब 18,000 रुपया कहीं ना कहीं उसने इन्वेस्ट किया है। तो सम इन्वेस्टेड हो गया 18,000 रुपया। अब आपको निकालना क्या है? कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तब निकलता है जब आपको डिविडेंड पता हो। तो आपको डिविडेंड पता करना पड़ेगा। तो डिविडेंड ऑन ईच शेयर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि रेट जो दिया है डिविडेंड पेड जो हो रहा है 15% के हिसाब से हो रहा है। तो 15% जो डिविडेंड पे होता है वो हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से होता है। ये कंपनी का रूल है भाई, याद रख लो। ये फ्यूचर में भी आपको जब शेयर मार्केट में पैसा डालना चालू करोगे ना 18 साल के बाद, तो आपको लगेगा कि जितना फेस वैल्यू होता है उसके हिसाब से कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। तो 15% लग रहा है फेस वैल्यू पे, तो 15% ऑफ फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया।
तो 15% ऑफ 100 रुपीज, मतलब 100 कैंसिल, 15 रुपीज, मतलब हर शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा होगा कितना मिल रहा होगा, 15 रुपया मिल रहा होगा। तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा 150 शेयर के हिसाब से 15 से मल्टीप्लाई करो, 150 मल्टीप्लाई बाय 15, 2250 रुपया जो है वो डिविडेंड मिल रहा होगा उसको जिसने 150 शेयर खरीदा हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड का ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बन जाता है टोटल डिविडेंड अपॉन द सम इन्वेस्टेड, यानी टोटल डिविडेंड उसको कितना मिला अपॉन डिवाइड कर दो सम इन्वेस्टेड कितना पैसा उसने डाला मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो यहां पे 2250 रुपया उसको डिविडेंड मिला, टोटल डिवाइड कर दो कितना पैसा उसने मार्केट में डाला, 18,000 रुपया डाला, ठीक है 18,000 निकाला ना, सम इन्वेस्टेड डाला मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल किया, कुछ कैलकुलेशन किया, आपका वैल्यू आ गया 12.5। तो मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसका रेट कितना है 12.5% का उसको रिटर्न मिल रहा है। तो सोचो कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है ना, 12.5%, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इस तरीके से 2 मार्क्स के कैटेगरी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो कि रूपाली ने परचेज किया एक शेयर जिसका मार्केट वैल्यू चल रही है 300 रुपया, ब्रोकरेज रेट जो है 0.5% है, एंड फाइंड द परचेस वैल्यू। कभी भी क्वेश्चन आया परचेस वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परचेस वैल्यू ध्यान रखना। तो परचेस वैल्यू का मतलब होता है कि भाई वो शेयर को खरीदने वाला प्राइस, और ऑब्वियसली जब आप कोई शेयर को खरीदते हो तो वो शेयर का जो मार्केट वैल्यू चल रहा है वो तो आपको पैसा देना ही, लेकिन साथ में आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ता है, और कभी कभी जीएसटी भी लगता है तो जीएसटी भी देना पड़ता है। तो यहां पे जीएसटी का कुछ चीज दिया नहीं है, सिर्फ आपको ब्रोकरेज रेट दिया है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप ब्रोकरेज निकालोगे। ब्रोकरेज 0.5% दिया, किसके ऊपर ब्रोकरेज लगता है, मार्केट वैल्यू के ऊपर लगता है, याद रखना। तो 0.5% मतलब 0.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई द मार्केट वैल्यू जो कि 300 रुपया, कैलकुलेशन किया 1.5 रुपया आ गया, मतलब 1.5 रुपया कितना लग रहा है उसका ब्रोकरेज लग रहा है। ठीक है, लेकिन इस ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी भी लगता है, तो जीएसटी का कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं दिया, मतलब जीएसटी लेने की जरूरत नहीं। तो सीधा सीधा मैं परचेस वैल्यू ऑफ शेयर निकालूंगा, दैट इज परचेस वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो चल रहा है एक शेयर का प्राइस प्लस उसका ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू है 300 रुपया एक शेयर का, देखो लिखा हुआ है 300 रुपया, मार्केट वैल्यू 300 रुपया एक शेयर का प्लस 1.5 रुपया ब्रोकरेज लगा, मतलब कुल मिला के हो गया 301 रुपया 50 पैसा। कितना इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए कैटेगरी में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो 301 रुपया 50 पैसा आपका परचेस प्राइस हो गया। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको सेलिंग प्राइस निकालने बोलेगा। परचेस प्राइस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर भी आ सकता है। तो यहां पे एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। ये बोल रहा है कि शेयर इज सोल्ड फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 2000। एक शेयर है जिसको बेचा गया, और बेचा गया तो ऑब्वियसली जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके हिसाब से बेचेगा, तो 2000 रुपए चल रहा है उस शेयर का मार्केट के हिसाब से। तो दोस्त 2000 शेयर 2000 मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसने बेचा। अब ऑब्वियसली जब बेचेगा तो ब्रोकरेज भी कटेगा उसमें से, तो हम जब खरीदते हैं तो हमें ब्रोकरेज देना पड़ता है, लेकिन बेचते हैं तो भी ब्रोकरेज देना पड़ता है, चाहे कोई भी हो जाए, और जीएसटी भी लगता है वो अलग। ठीक है, तो यहां पे ब्रोकरेज पे किया जा रहा है 0.5% के हिसाब से। हमें बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट रिसीव आफ्टर सेल। तो मार्केट वैल्यू चल रहा है एक शेयर का 2000 रुपया, ब्रोकरेज रेट 0.5 है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, मतलब बेचने के बाद कितना पैसा मिला वो निकालना है। तो ब्रोकरेज 0.5% है ना, कितना दिया है 0.5%, मतलब 0.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई द मार्केट वैल्यू। तो इससे हमें क्या मिल गया 10 रुपया मिल गया, जो कि आपका क्या है ब्रोकरेज का चार्ज है। ठीक है, अब मुझे निकालना है सेलिंग प्राइस। तो यहां पे क्या हुआ था कि परचेस प्राइस का मतलब होता है कि जो मार्केट वैल्यू होता है प्लस होता है ब्रोकरेज। यहां पे याद रखना सेलिंग प्राइस में मार्केट वैल्यू माइनस होता है ब्रोकरेज। ठीक है, और इनकेस अगर जीएसटी दिया रहेगा तो यहां पे जीएसटी ऐड हो जाएगा, अगेन यहां पे जीएसटी माइनस हो जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना। तो बेसिक तौर पे एक परचेस करने वाला प्राइस, खरीदने वाला प्राइस और बेचने वाला प्राइस में डिफरेंस यही होता है, याद रखना। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आया इन दोनों में से तो आप आराम से कर सकते हो। तो मार्केट वैल्यू 2000 था, माइनस कर दो ब्रोकरेज कितना देना पड़ा 10 रुपए, तो 2000 माइनस 10 यानी 1990 रुपया ही मिलेगा। मतलब 2000 का शेयर आपने बेचा, एक शेयर का प्राइस 2000 था, तो आपने 2000 के हिसाब से बेचा, लेकिन फिर भी आपको कितना ही मिलेगा 1990 मिलेगा, 10 रुपए कट करके मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी से आपने शेयर खरीदा होगा, जो बीच में कंपनी ब्रोकरेज वाली कंपनी है, वो आपका 10 रुपए काट लेगी। तो ये चीज ध्यान में रखना, और इसी से तो उनकी कमाई होती है ना, करेक्ट है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो ये था कुछ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एमएस रियलिटी पेंट सोल्ड 2 टिन्स, 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट। ठीक है, जो पेंट होता है उसको बेचा उसने, ईच ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू 3000, मतलब एक डब्बे का जो पेंट का कीमत है वो 3000 रुपए। हमें बोल रहा है फाइंड द जीएसटी चार्ज एट 28%। कितना 28% पे कितना जीएसटी आएगा। तो बताओ, पहले बात तो टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है कितना, एक टिन का प्राइस 3000 रुपए, तो 2 टिन का कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3000, टैक्सेबल वैल्यू आ गया 6000 रुपया। 6000 रुपया क्या है उसका टैक्सेबल वैल्यू है, यानी जो बिलिंग अमाउंट है वो कितना है 6000 रुपया। अब उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कितना, क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, फाइंड द जीएसटी चार्ज 28, तो रेट ऑफ जीएसटी जो है वो 28% दिया है ना, तो हम लोग निकालेंगे जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय द टैक्सेबल वैल्यू। ऑब्वियसली आपको जब जीएसटी निकालना होता है तो जितना रेट लग रहा है जीएसटी का उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, मार्केट वैल्यू से, यानी जो टैक्सेबल वैल्यू है उससे। तो रेट ऑफ जीएसटी 28% है, मतलब 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय किस पे 6000 पे, 6000 का ही प्राइस है ना उसका, तो उस पे कैलकुलेट करोगे तो आपका आ गया 1680। तो ये जो प्राइस है
ये आपका जीएसटी का प्राइस है, यानी उस व्यक्ति को कितना जीएसटी भरना पड़ रहा होगा, 1680 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान में रहेगा, ये सब चीज को प्रैक्टिस करके ले लो, याद करके ले लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब एक कुरियर सर्विस का एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या बोल रहा है, कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज ए टोटल 590 रुपीज टू कुरियर अ पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। नासिक से नागपुर को कुरियर पहुंचाने के लिए जो कुरियर सर्विस वाले हैं उन्होंने 590 रुपया चार्ज किया है। इन द टैक्स इनवाइस टैक्सेबल वैल्यू 500 रुपया है। ठीक है, टैक्स इनवाइस में टैक्सेबल वैल्यू 500 रुपया है, तो ऑन विच, जिसमें जीएसटी सीजीएसटी 45 रुपया और एसजीएसटी 45 रुपया लगा है। तो हमें पूछा है फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी चार्ज, कितना जीएसटी लगा है। तो ये भी जीएसटी चार्ज का क्वेश्चन था, ये भी जीएसटी चार्ज का क्वेश्चन है, ये लेकिन रेट ऑफ जीएसटी का चार्ज का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना था, यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी निकालना है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि भाई आपको पता है कि भाई सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 45 रुपीज। ठीक है, तो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी। अब मुझे पता है कि जो टोटल जीएसटी होता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी को प्लस करके होता है, तो मैं टोटल जीएसटी निकाल सकता हूं ना। तो टोटल जीएसटी विल बी इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो सीजीएसटी का 45 रुपया, एसजीएसटी का 45 रुपया, दोनों मिलाऊंगा तो 90 रुपया मिल गया। तो 90 रुपया क्या है, ये 90 रुपया आपका टोटल जीएसटी है। तो आपको अगर टोटल जीएसटी पता है तो आप रेट ऑफ जीएसटी भी निकाल सकते हो, क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल जीएसटी अपॉन टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कि सारे फॉर्मूले से अगर आपको लर्न है तो आपको बहुत हेल्प होता है। फॉर्मूला का ही खेल है और कंसेप्ट का खेल है। तो आपको पता है रेट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला होता है टोटल जीएसटी अपॉन टैक्सेबल वैल्यू, जितने पे टैक्स लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन रेट ऑफ जीएसटी मुझे पता नहीं है। रेट ऑफ जीएसटी मुझे पता है क्या, नहीं, टोटल जीएसटी मुझे पता है जो कि है 90। ठीक है, अपॉन टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 500 रुपया। 500 रुपया दिया ना टैक्सेबल वैल्यू, तो 90 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 0 0 काट लो, सब कैलकुलेशन कर लो, आ गया 18%। मतलब रेट ऑफ जीएसटी जो यहां पे कैलकुलेट हो रहा है या फिर लग रहा है वो है 18%, 18%। तो सोचो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या निकाला हमने, रेट ऑफ जीएसटी जो है वो निकाल लिया। बताओ है कि नहीं, इजी था, इजी सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमने इसमें उड़ान बैच के भी एग्जांपल में कराए हुए थे, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, महामैराथन में भी कराया हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 3 मार्क्स की कैटेगरी में अगर फाइनेंशियल प्लानिंग में से पूछा जाए, देखो वैसे तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे हाथ में, अगर मैं इसमें देखूं तो 3 मार्क्स के 3B में अगर आप देखो तो लास्ट ईयर जो है एक ही क्वेश्चन पूछा था, जो कि था डिविडेंड वाला क्वेश्चन। मैं अभी करा दूंगा डिविडेंड वाला। एक तो ऑलरेडी 2 मार्क्स के हिसाब से डिविडेंड करा दिया, अब एक और 3 मार्क्स के हिसाब से भी करा दूंगा, आगे आएगा। ठीक है, तो टोटल 3 ही क्वेश्चन आते हैं ना, 3B में 3 ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना होता है। तो लास्ट ईयर एक फॉर्मूला मेथड का क्वेश्चन आया था, कर लोगे। क्रैमर्स रूल आया था, कर लोगे। एक आया था कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड 30% वाला एग्जांपल, यह भी करा दूंगा एग्जांपल। और एक आया था प्रोबेबिलिटी का, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन, ये भी करा दूंगा अभी प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। 4 5 6 करना है ना चैप्टर। तो देखो कितना इजी है भाई, कितना इजी है यार। मैं तो वही सोचता हूं कि काश मेरे टाइम पे इतना इजी पेपर आ होता, तो आज मेरे मार्कशीट पे 40 में से 40 मार्क्स लिखे होते। लेकिन उस टाइम पे 75 मार्क्स का पेपर होता था, मतलब कुल मिला के मैथ्स 1 मैथ्स 2 कंबाइन होता था, तो 150 मार्क्स का पेपर होता था। ठीक है, लेकिन आप लोगों का सिर्फ 100 मार्क्स का ही होता है। तो ये समझ में आ गया। चलो अब 3B पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि ए रेडीमेड क्लोथ शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट। मतलब एक रेडीमेड कपड़े का व्यापारी है, शॉपकीपर है, वो 5% डिस्काउंट दे रहा है ड्रेस के ऊपर, जिसका प्राइस है 1000 रुपया, एंड चार्ज कर रहा है 5% जीएसटी रिमेनिंग अमाउंट पे। तो व्हाट इज द परचेस प्राइस। यहां पे अगेन परचेस प्राइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा भी हो सकता है। कैसे, अब प्रिंटेड प्राइस जो है, मतलब जो लिखा हुआ प्राइस है वो कितना है, 1000 रुपया है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, ऑन ए ड्रेस ऑफ 1000। 1000 की ड्रेस है, मतलब वो ऑब्वियसली प्रिंटेड प्राइस होगी उसकी, तो 1000 रुपए की ड्रेस है, लेकिन वो डिस्काउंट 5% दे रहा है। तो डिस्काउंट 5% दे रहा है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। तो मान लो अगर वो डिस्काउंट दे रहा है 5% का प्रिंटेड प्राइस के हिसाब से, तो 5/100 कितने में, 1000 का ड्रेस है, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 50 का दे रहा है। तो अगर डिस्काउंट 50 का दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो टैक्सेबल वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, जो उसका 1000 रुपया था माइनस 50, मतलब 950 रुपए का उसका प्राइस बनता है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू जिसके ऊपर वो टैक्स चार्ज करेगा, टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। ओके, अब कहीं ना कहीं वो 5% जीएसटी भी क्या कर रहा है, रिमेनिंग अमाउंट पे लगा रहा है। तो जीएसटी होता है 5%, यहां पे लिखा हुआ है, तो 5% किस पे लगता है, टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है ना। जीएसटी कभी भी मार्केट वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू पे ही लगता है। तो 5/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 950 रुपए के ऊपर वो टैक्स लगा रहा है, जीएसटी लगा रहा है। तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 950 करो, कैलकुलेशन किया तो आ गया 47.5 रुपीज, मतलब 47.5 रुपीज उसको टैक्स मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं टोटल पैसा कितना देना पड़ा उस व्यक्ति को। मान लो कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो ड्रेस खरीद रहा था, तो मेरे को उसने 1000 रुपए का ड्रेस का पहले बोला 950 लगेगा, लेकिन 950 लगने के बाद उसने उसमें जीएसटी भी जोड़ा 5% के हिसाब से, तो 47.5 आया। तो कुल मिला के 950 प्लस 47.5, कुल मिला के मेरे को 997.5 रुपीज उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, भले उसने 50 रुपए डिस्काउंट दिया, लेकिन भाई जीएसटी भी तो मेरे को ही भरना है ना, तो मैं ही जीएसटी भरूंगा, तो कुल मिला के मेरे को 997.5 रुपीज देना पड़ेगा। समझ में आया। तो इस तरीके से ये परचेस प्राइस वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके ले लेना। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अब देखो इफ फेस वैल्यू ऑफ बोथ शेयर इज सेम, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊं। ये हॉर्स कैटेगरी में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कहीं ना कहीं 3 मार्क्स की कैटेगरी में पूछना मतलब एकदम कंफर्म होता है, ठीक है। चलो तो क्या बोल रहा है, फेस वैल्यू दोनों शेयर के सेम है, हमें पूछा है देन विच इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल, मतलब कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बताओ मुझे। तो यहां पे दो कंपनी के उन्होंने चीजें बताई हुई। तो पहला कंपनी ए है जो कि डिविडेंड 16% देता है और उसका एक शेयर का मार्केट वैल्यू है 80 रुपया, और दूसरी कंपनी बी है जो डिविडेंड 20% का देता है लेकिन उसके मार्केट वैल्यू एक शेयर का है 120 रुपया। तो इन दोनों कंपनी में से कौन सा शेयर जो होगा, किस कंपनी का शेयर प्रॉफिटेबल होगा अगर मैं उसमें पैसा डालता हूं। तो सबसे पहले एक एक करके समझेंगे कि हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट द फेस वैल्यू ऑफ बोथ कंपनी एक्स, क्योंकि दोनों कंपनी का फेस वैल्यू सेम है ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, लेकिन फेस वैल्यू पता है कि नहीं, और फेस वैल्यू पता होना भी चाहिए क्योंकि इसमें डिविडेंड की बात हो रही है। तो मैं मान लूंगा कि लेट द फेस वैल्यू ऑफ बोथ कंपनी भी एक्स रुपीज, ठीक है। अब कंपनी ए का निकालते हैं सबसे पहले। तो कंपनी ए के हिसाब से डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड इज नथिंग बट द रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय उसका फेस वैल्यू, ये ऑलरेडी बताया था, डिविडेंड हमेशा, रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो डिविडेंड जो ईच शेयर का होगा, हर शेयर का जो भी डिविडेंड होगा दोस्तों वो 16% होगा फेस वैल्यू का। तो 16% मतलब 16/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, मतलब ये हो जाएगा 0.016x, क्योंकि फेस वैल्यू तो पता नहीं है, तो 0.16x हो जाएगा। इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे पता है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी एक फॉर्मूला होता है, दैट इज टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड यहां पे कितना है, 0.16x है, डिवाइड बाय कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, सम इन्वेस्टेड कितना है, एक शेयर का टोटल पैसा कितना है, मार्केट वैल्यू 80 रुपया। तो 0.16x अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको सॉल्व कर लूंगा तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से आ गया, ऊपर x नीचे 5 यानी x अपॉन 5%। यानी इस कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कंपनी ए का, अगर आप पैसा डालते हो तो आपको x अपॉन 5% का एक तरीके से रिटर्न मिल जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। अब सेम कंपनी बी पे अप्लाई करता हूं, तो डिविडेंड क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय उसका मार्केट वैल्यू, ठीक है ना, फेस वैल्यू माफ करना, ठीक है। तो 20% हो जाएगा, 20/100, उसका फेस वैल्यू क्या है, x है, क्योंकि दोनों कंपनी का एक्स माना हुआ है। तो 20/100 इंटू एक्स, तो ये आ गया 0.2x, इसको 2 मान लेता हूं इक्वेशन 2, और इसका भी अगर रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट निकालो, क्योंकि देखो क्या होता है, कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा कि हमें उस कंपनी से कितना रिटर्न मिलता है। तो मतलब इन शॉर्ट हमें दोनों कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला जो कि आ गया x अपॉन 5%, इसका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं हम लोग, तो फॉर्मूला है अगेन टोटल डिविडेंड अपॉन मार्केट जो सम इन्वेस्टेड है या फिर मार्केट वैल्यू बोल लो इनटू 100। तो 0.2x उसका डिविडेंड है, एक शेयर का प्राइस है 120 रुपया, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, कैंसिल किया, x अपॉन 6%। तो कंपनी ए का x अपॉन 5% है, कंपनी बी का x अपॉन 6% है। तो कौन से कंपनी का प्रॉफिटेबल ज्यादा लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो चीज दे रहे हो ये x अपॉन 5 है, यानी x के जगह पे आप 100 अगर ले लो, x के जगह पे 100 ले लो तो ये 100 अपॉन 5 रहेगा कंपनी ए, और इसका 100 के x के जगह पे 100 ले लो तो ये रहेगा 100 अपॉन 6। तो 100 अपॉन 5 का वैल्यू आता है 20, और 100 अपॉन 6 का जो वैल्यू आता है वो लगभग आता है 18 समथिंग, ठीक है ना, 18 5 19, ठीक है, सॉरी हाँ 18 नहीं 17 आएगा, 17 6 17 5 85, 17 6 मतलब 17 भी नहीं आएगा, 16.8 समथिंग आएगा। मतलब ये 20% रिटर्न दे रहा है, ये 16% रिटर्न दे रहा है। तो इससे ये क्लियर कट मुझे पता चल गया कि भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो हम दोनों में देखेंगे कि x बाय 5% जो रहेगा वो ज्यादा वैल्यू देगा एज कंपेयर टू x बाय 6%। तो मैं बोल सकता हूं कि ये किसका है, ये कंपनी ए का है। तो कंपनी ए विल बी मोर प्रॉफिटेबल देन कंपनी बी। हम बोल सकते हैं कि कंपनी ए ज्यादा रिटर्न देगा कंपनी बी से। तो इस तरीके से आपको करना है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको IMP मार्क करके दे रहा हूं बच्चा, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान में रखना इस चीज का, ठीक है। क्लियर है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन है उसी प्रकार का, ध्यान देना, उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, बहुत मजेदार तरीके से करेंगे इसको फटाफट से, ठीक है। चलो करें। तो सबसे पहले यहां पे दिया है 50 शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो 50 शेयर यानी नंबर ऑफ शेयर आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर 50, फेस वैल्यू 10, मार्केट वैल्यू दिया है क्या 25, मार्केट वैल्यू 25। आगे बढ़ो। कंपनी डिक्लेयर्ड, क्या बोल रहा है, कंपनी डिक्लेयर 30% डिविडेंड, यानी रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 30%, ठीक है। डिविडेंड ऑन द शेयर्स, देन फाइंड, हमें सबसे पहला निकालना है सम इन्वेस्टेड। तो मुझे बताओ सम इन्वेस्टेड निकालना है, अगर मुझे सबसे पहला चीज मुझे बताओ, अगर मुझे सम इन्वेस्टेड निकालना है तो सम इन्वेस्टेड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा कि भाई सम इन्वेस्टेड मतलब कितना पैसा मैंने डाला, कितना पैसे डाला मतलब कितना शेयर खरीदा, उसके मार्केट वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी नंबर ऑफ शेयर
मल्टीप्लाई बाय उसका मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है भाई, नंबर ऑफ शेयर 50 शेयर खरीद रहा है और एक शेयर का प्राइस कितना चल रहा है मार्केट में 25 रुपीज, तो कुल मिला के हो जाएगा 25 फाइजा 125 मतलब 1250 रुपीज। तो ये आ गया उसका सम इन्वेस्टेड, यानी 1250 रुपया वो इन्वेस्ट कर रहा है। मामूली रकम है लेकिन फिर भी 1250 क्या कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो पहले का आंसर आ गया सम इन्वेस्टेड का 1250 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। अब सेकंड चीज मुझे पूछा है डिविडेंड कितना है वो निकालो, तो डिविडेंड रिसीव, तो हम निकालेंगे सेकंड वन, कितना डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड। अब मुझे बताओ डिविडेंड निकालने का पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय उसका फेस वैल्यू। तो यहां पे रेट ऑफ डिविडेंड दिया है और उसका फेस वैल्यू भी हमें दिया हुआ है, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव का क्या फॉर्मूला है, दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड, जो कि 30% दिया हुआ है, तो रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय उसका फेस वैल्यू। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है भाई, रेट ऑफ डिविडेंड 30% यानी 30/100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितना है उसका भाई 10 रुपया। कैलकुलेट कर लो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मतलब 3 रुपया उसका क्या आएगा पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर उसका क्या है डिविडेंड वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है डिविडेंड वैल्यू 3 रुपीज पर शेयर है। ठीक है, पर शेयर 3 रुपया मिल रहा है, लेकिन हमें टोटल डिविडेंड भी निकालना पड़ेगा। टोटल डिविडेंड कितना आएगा, टोटल डिविडेंड जो रहेगा वो रहेगा, कितना शेयर है 50 शेयर है, कितना मिल रहा है एक शेयर पे डिविडेंड 3 रुपया, मतलब कुल मिला के उसको 150 रुपया जो है वो टोटल डिविडेंड मिलेगा। तो हमने इस सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर निकालिए कि टोटल डिविडेंड रिसीव कितना हो रहा है उसको 150 रुपया हो रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब एक तीसरा चीज जो इन्होंने पूछा हुआ है यहां पे, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा कि भाई टोटल डिविडेंड जो भी उसको मिल रहा है, ठीक है, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय जो उसने सम इन्वेस्ट किया है, जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो कहीं ना कहीं टोटल डिविडेंड उसको कितना मिला, रिसीव कितना हो रहा है डिविडेंड 150 रुपया। टोटल कितना पैसा उसने डाला है, सम इन्वेस्टेड कितना डाला है 1250 रुपया डाला है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ठीक है, 1 0 1 0 यहां कैंसिल, ये हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय 125। 25 के टेबल में जाएगा क्या, 25 के टेबल में 25 5 125, 25 6 150, और ये 0 भी कट कर दो, 0 आ गया। और 5 के टेबल में 12, 5 12 60 होता है, 5 1 5 5 12 60, मतलब कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 12%। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन कि भाई सम इन्वेस्टेड 1250 कर रहा है, डिविडेंड कितना रिसीव हो रहा है उसको 150 रुपया, और कितना रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 12%। कितना इजी क्वेश्चन है, लोग इसको ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं भाई। 3 में से 3 मार्क्स आपको देके जाएगा अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछेगा तो। बताओ कितना ईजी है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या यार, इससे सिंपल कोई हो सकता है क्या? हाँ है कि नहीं, समझ रहा है, क्लियर है, ओके है। चलो आगे बढ़ जाते हैं फास्ट। ये भी तो फाइनेंशियल प्लानिंग पे अटके हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़ो। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 का तो सारे कंसेप्ट बता दिए यार, 2 मार्क्स 3 मार्क्स। इसके पहले तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन क्या नहीं बताया, मतलब इतना मेहनत किया यार इस बार मैंने, तो यार मैं तो खुद आश्चर्यजनक हो जाता हूं कि यार इतना हेल्थ इश्यूज फिजिकल इश्यूज होने के बावजूद यहाँ पे मैं खड़ा हूं, मेरी पीठ पकड़ के खड़ा हूं। देखो यहाँ पे पीठ के अंदर मतलब इंटरनली मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, लाइक मैं ऐसा भी कर रहा हूं तो मेरे को अंदर से पेन हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ है, लेकिन फिर भी यार आपके लिए खड़ा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा, खड़ा रहूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं मेहनत करूंगा तो 10 दिन के बाद मुझे आराम ही करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद आपके पेपर्स खत्म हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आज आपके लिए खड़ा हूं क्योंकि यहाँ पे आज अगर मैं मेहनत कर देता हूं तो होपफुली कुछ बच्चे जो यहाँ पे डिपेंडेंट बैठे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी और उनके वजह से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आपके एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब प्रोबेबिलिटी चैप्टर की फटाफट बात कर लेते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल 8 ब्लू बॉल 3 ग्रीन बॉल। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी उड़ान बैच में कराया था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो मान लो कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन पिक इज द ब्लू पेन। ब्लू पेन होना चाहिए पेन पिक। तो एस आपका सैंपल स्पेस है, कितने बॉल है 5 रेड बॉल है 8 ब्लू बॉल है 3 ग्रीन बॉल है, मतलब 5 रेड प्लस 8 ब्लू प्लस 3 ग्रीन बॉल नहीं है, सॉरी पेन वाला एग्जांपल है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 5 + 8 13, 13 + 3 16, नंबर ऑफ एस हो जाएगा 16। अब इसमें पूछा है कि लेट ए बी द इवेंट, मतलब ए हमारा हमने मान लिया कि एक ऐसा इवेंट है जो पेन पिक हो रहा है वो ब्लू पेन है। अब गेटिंग द पेन पिक इज द ब्लू पेन। तो ब्लू पेन कितना है 8 है, तो इसका मतलब मेरा ए का जो सैंपल स्पेस हो जाएगा वो हो जाएगा 8 ब्लू पेन। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। 8/s कितना है 16, तो 8/16 इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज फेस कार्ड। ये भी क्वेश्चन ऐसा हमने कराया हुआ, ये सब चीज उड़ान बैच में जिसने हमारे पहले के वीडियो देखे होंगे। तो अगर आप देखोगे कार्ड ड्रॉन इज द 52 वेल शफल कार्ड है, तो 52 कार्ड होंगे आपके सैंपल स्पेस में, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका
52। अब इसमें बोल रहा है कि जो कार्ड ड्रॉन है वो फेस कार्ड होना चाहिए, उसका एक प्रोबेबिलिटी निकालो। तो सबसे पहले मैं मान लूंगा कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द कार्ड ड्रॉन विल बी अ फेस कार्ड। अब मुझे बताओ, अगर आप कार्ड खेले हो कभी या फिर आपने देखा है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने कार्ड होते हैं, इक्का होता है, उसके बाद 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 7 8 9 10 होता है, फिर एक गुलाम होता है, एक रानी होती है, एक राजा होता है। इतने कार्ड होते हैं और हर एक कितने होते हैं, 4 होते हैं, हर एक 4 4 होते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइप के कार्ड होते हैं और सबके 4 4 कार्ड होते हैं, कुल मिला के 13 4 जा 52 होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि आप बताओ कि कौन सा, मतलब कितने कार्ड ऐसे रहेंगे जो फेस कार्ड है और उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो फेस कार्ड मतलब जिसके ऊपर फेस बना होता है, मुंह बना होता है। तो आपने देखा है कि ए के ऊपर मुंह बना होता है कि नहीं, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 5 6 7 8 9 10 के ऊपर तो नंबर नहीं बना होता है, फेस नहीं बना होता है। लेकिन ये जो गुलाम है उसका एक गुलाम का फेस बना होता है, रानी वाले के ऊपर रानी का एक फेस बना होता है, राजा के ऊपर एक क्राउन वाला राजा बैठा होता है, राजा का फेस बना होता है। मतलब ये 3 कार्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर फेस बना होता है। तो इसके 4, राजा के, गुलाम के और रानी के 4 4 4, यानी 4 4 + 4 कितना हो जाता है, 12 कार्ड होते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा ए का सैंपल स्पेस बनेगा वो कितना बनेगा, 12 कार्ड का बनेगा। कितना बनेगा, 12 कार्ड का बनेगा। तो नंबर ऑफ ए मेरा क्या कहलाएगा, एक 12 कार्ड है ना, तो 12 हो जाएगा। अब इसका मुझे प्रोबेबिलिटी मान लो निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए मेरा 12 है, नंबर ऑफ एस मैंने निकाल रखा है 52, 12/52 कर दो। किसके टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में, 2 6 12, 2 26 जा, फिर 2 3 6, 2 13 जा, मतलब 3/13 विल बी माय आंसर। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फेस कार्ड। आ गया 3/13। कितना इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी 2 मार्क्स की कैटेगरी में बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखो क्या बोल रहा है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ द कॉइन। तो 2 कॉइन जब टॉस होंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल आएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 हो गया। ठीक है, हमने मान लिया कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द हेड ऑन बोथ द कॉइन। तो दोनों कॉइन पे हेड आना चाहिए, तो सिर्फ एक ही आ सकता है, हेड हेड, यही आ सकता है, लिख दिया हेड हेड। तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 1/4। दिस विल बी द आंसर। आ गया आंसर। कितना इजी था देखो। अगर मान लो 3 कॉइन टॉस होते हैं, हमेशा याद रखना 3 कॉइन वाले बच्चे ना ये सैंपल स्पेस लिख नहीं पाते, याद कर लो, रट्टा मार लो, प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो। 8 बनते हैं, 8 सैंपल स्पेस बनता है। तो हेड 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 लिखो, हेड हेड टेल लिखो, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल। इस प्रकार से याद कर लो, कैसे भी याद करना है लेकिन याद कर लो बच्चा। टोटल 8 बनते हैं अगर 3 कॉइन साथ में उड़ रहे हैं तो। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, मतलब हेड नहीं आना चाहिए। तो इस सभी में देख लो कोई ऐसा एक टर्म है जिसमें हेड नहीं है, तो सिर्फ एक मात्र एक ऐसा चीज है जिसमें हेड नहीं है, टेल टेल टेल। तो आप लिखोगे ए इज इक्वल टू टेल टेल टेल। तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए बी या फिर ए जो भी आपने माना इवेंट को, तो हो जाएगा नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, दैट इज 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बनेंगे, तो आपको सॉल्व करना है। क्लियर, समझ में आ गया बच्चा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्क्स से कैटेगरी का प्रोबेबिलिटी में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, यहां पे ध्यान देना। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है कि इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। इवेंट ए जो है ये बोलता है नो हेड आना चाहिए, इवेंट बी एटलीस्ट 2 हेड आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखेंगे, 3 कॉइन उड़ेगा। तो 3 कॉइन उड़ेगा तो मैंने बताया था आपको, हेड 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 आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल हेड आ जाएगा, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल। ये 8 आ गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया 8। अब पहला इवेंट ये बोलता है, इवेंट ए क्या बोलता है, टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड मतलब हेड नहीं होना चाहिए। तो पूरे इसमें देखोगे तो किसमें हेड नहीं है, यही एक मात्र ऐसा है। तो टेल 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 लिख दिया, नंबर ऑफ ए 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 1/8 आ जाएगा। तो ये आपका पहला आंसर आ गया इवेंट ए का। लेकिन एक और चीज पूछा इवेंट बी, तो इवेंट बी है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, मतलब सब में 2-2 हेड तो मिनिमम चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम, कंफ्यूज नहीं होना है। एट मोस्ट आया मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर एटलीस्ट पूछता है। लेकिन अगर बाई चांस कहीं पेपर में एट मोस्ट दिख गया, मैक्सिमम दिख गया, एटमोस्ट दिख गया, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम तो 2 तो रहने चाहिए। मतलब एक चलेगा क्या, नहीं, 2 तो मिनिमम चाहिए, 2 से ज्यादा होंगे वो चलेगा। तो देखो यहां पे ये भी चलेगा, हेड हेड हेड, क्योंकि इसमें 3 है तो 2 से ज्यादा तो चलेगा ना। इसमें 2 हेड चलेगा, इसमें भी 2 हेड चलेगा। इसमें चलेगा क्या, एक ही हेड है, नहीं चलेगा। इसमें एक ही हेड है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसमें एक ही हेड है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसमें 2 हेड है, चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। तो ऐसे कितने हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, चारों को लिख दो, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। मतलब ऐसे हमने लिखे जिसमें 2 हेड मिनिमम तो आते ही आते, तो वो लिख दिया। उसके बाद उसका नंबर ऑफ बी लिख दिया 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे तो नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 4/8 हो जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। क्लियर,
सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे 3 मार्क्स के हिसाब से, 2 इवेंट पूछा जाएगा, हो सकता है 3-3 इवेंट पूछा जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कर सकते हैं, आता है सब कुछ करने में, पूरा कंसेप्ट क्लियर है हमारा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद डिजिट 2 3 5 7 9। देखो 4-5 डिजिट है, उससे आपको 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन करना है विदाउट रिपीटेशन। और कभी कभी बहुत रेयर केस में होता है विथ रिपीटेशन भी दे देता है एग्जाम में, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि हमेशा हम प्रैक्टिस किससे करते हैं, विदाउट रिपीटेशन। लेकिन ध्यान में रखना, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन में अगर लिखा है विदाउट रिपीटेशन तो आपको विदाउट रिपीटेशन ही करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल रहा है विथ रिपीटेशन, रिपीटेशन इज अलाउड, तो आप सेम नंबर मतलब 2 2 22 3 3 33 भी ले सकते हो। लेकिन यहां पे विदाउट रिपीटेशन है और यहां पे 2 इवेंट दिए हैं, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले सैंपल स्पेस बना देते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या है, ऐसा 2 डिजिट नंबर बनाना है इसका यूज करके। तो 2 3 23 बन जाएगा, फिर 2 5 25, 2 7 29, 2 9 29, ठीक है, बन गया। उसके बाद 3 2 32, 3 5 35, 3 7 37, 3 9 39। उसी प्रकार से सारे के सारे नंबर मैंने 2 डिजिट के बना दिए विदाउट रिपीटेशन। तो हमारा काउंट अगर मैं करूंगा तो कुल मिला के 1 2 3 4 काउंट कर दे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया, 20 आ गया। पूरा काउंट किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 20 आ गया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा इवेंट ए पे। तो इवेंट ए क्या बोलता है कि द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर, मतलब ऐसे नंबर देखो जो ऑड नंबर हो। तो ये ऑड नंबर है 23 25 27 29 35 37 39 53 57 59 73 75 79 93 95 97, ये सभी नंबर को यहां पे मैंने लिख दिया। फिर काउंट अगर करूंगा तो कुल मिला के कितने नंबर हो रहे हैं, 16 नंबर हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ ए 16 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, यानी 16/20 यानी 4/5 मेरा आंसर आ जाएगा। किसका आया, इवेंट ए का आया। उसी प्रकार इवेंट बी में जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है द नंबर फॉर्म्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 5, मतलब ऐसा नंबर जो 5 का मल्टीप्लिकेशन में आता हो। तो ऑब्वियसली 5 का मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसके लास्ट में 0 या तो 5 होना चाहिए। तो यहां पे 0 तो होगा नहीं, 5 होना चाहिए। तो 25 चलेगा, उसके बाद 35 चलेगा, उसके बाद 75 चलेगा, उसके बाद 95 चलेगा। तो ये 4 नंबर आ गया, 25 35 75 95 लिख दिया। कितने नंबर है टोटल, 4 नंबर। तो नंबर ऑफ बी 4 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी 4 है, नंबर ऑफ एस 20 है, 4/20 1/5 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी देखो 3 मार्क्स की कैटेगरी में पूछने के संभावना है, चांसेस है, मतलब प्रोबेबिलिटी है। देखो चैप्टर ही प्रोबेबिलिटी है और इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी में से ये क्वेश्चन पूछने की भी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, यहां पे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ये 2024 में पूछा था, कंफ्यूज करने के लिए जान में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली देखने मिलता है। इसमें ना एक कॉइन है और एक डाई है, तो ऑब्वियसली अगर एक कॉइन एक डाई अगर रोल हो रहा है तो ऑब्वियसली मान लो आपका जो डाई होगा उसमें 1 आ जाएगा और कॉइन में हेड आ जाएगा, ऐसा आ सकता है, ठीक है। कॉइन में आपका डाई में 2 आ जाएगा, इसमें हेड आ जाएगा, तो वैसे 3 हेड हो जाएगा, 4 हेड हो जाएगा, 5 और हेड हो जाएगा और 6 और हेड आ जाएगा। उससे ज्यादा कोई होगा कि नहीं। अगर कॉइन में टेल आ गया तो 1 के साथ टेल जाएगा, या तो 2 के साथ टेल जाएगा, या तो 3 के साथ टेल जाएगा, 4 के साथ टेल जाएगा, 5 के साथ टेल जाएगा, या तो 6 के साथ टेल जाएगा। इसके अलावा कुछ आ सकता है, नहीं आएगा। यही एक सैंपल स्पेस याद कर लो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 12 हो गया। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ गया यहां से 12, ठीक है। अब सिंपली पहला इवेंट क्या बोल रहा है, इवेंट ए टू गेट ए हेड एंड ए प्राइम नंबर। इवेंट ए क्या बोलता है, लिखो यहां पे, इवेंट ए जो है वो मेरा बोल रहा है कि टू गेट अ हेड एंड अ प्राइम नंबर, मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें हेड आए और प्राइम नंबर आए। तो इसका ए नाम रखा है हमने, तो ए का, ठीक है, ए का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, हेड आना चाहिए और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, सिर्फ खुद से डिवीजन में जाए। तो 2 होता है प्राइम नंबर, 5 होता है प्राइम नंबर, ठीक है, और 3 होता है, 2 3 और 5 प्राइम नंबर होता है, और हेड आना चाहिए साथ में, मतलब 2h ले लूंगा, उसके अलावा 3h ले लूंगा और 5h ले लूंगा। यही 3 ऐसे हैं जिसके पास हेड भी है और प्राइम नंबर भी है। तो मतलब ए मेरा आ गया, नंबर ऑफ ए, माफ करना, नंबर ऑफ ए मेरा कितना आ गया, 1 2 3, नंबर ऑफ ए मेरा 3 आ गया, ठीक है। अब मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी। बताओ प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। दिस विल बी द फॉर्मूला। नंबर ऑफ ए कितना है मेरे पास, कहां गया भाई, नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ एस कितना है 12, तो 3/12 यानी 3 1 3, 3 4 12, यानी हमारा आंसर आ गया 1/4। कितना इजी था, विद इन 10 to 20 सेकंड हमने आंसर निकाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दूसरा इवेंट भी निकाल लेते हैं फटाफट से। देखो क्या बोल रहा है, इवेंट बी, ठीक है, इवेंट बी। इवेंट बी में क्या बोल रहा है कि टू गेट ए टेल एंड ए ऑड नंबर, टू गेट अ टेल आना चाहिए एंड ऑड नंबर आना चाहिए। तो बी का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कैसा बनेगा, टेल आना चाहिए और ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 और 5, तो 1 3 और 5 ये ऑड नंबर है, तो 1 टेल 3 टेल और 5 टेल आ जाएगा इसका आंसर। तो 1 टेल 3 टेल और 5 टेल, मतलब ये कुछ ऐसे नंबर है जो ऑड नंबर भी है और साथ में क्या है,
उसमें 12 भी आ रहा है, तो नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, ओके। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो, चलो फटाफट से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है इस बार, तो नंबर ऑफ बी होगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस होगा। तो नंबर ऑफ बी है 3, नंबर ऑफ एस कितना है 12, ये भी हो जाएगा 3/12, मतलब 3 1 3, 3 4 12, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। इसका भी आंसर 1/4, उसका भी आंसर 1/4, दोनों का ही दोनों आंसर 1/4 आ रहा है। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको देख लिया होगा, और उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल्स अगर वापस रिपीट हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। कर लोगे ना? प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करके जाना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और भी फटाफट से कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये चैप्टर नंबर 5 इतना ही था, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। अब चैप्टर नंबर 6 यानी स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात कर लूं, इसको भी ध्यान से समझ लो। तो स्टैटिस्टिक्स में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन महामैराथन में भी करा दिए थे, बहुत सारे क्वेश्चन एक्टिविटी बेस में भी करा दिए थे, लेकिन स्पेसिफिकली 2 और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन 2B 3B में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के हिसाब से, तो चलिए उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 2B में पूछा जा सकता है। तो जैसे कि फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको मोड निकालने के लिए पूछेगा 2 मार्क्स के हिसाब से, जिसमें आपको एल का वैल्यू, क्योंकि मोड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोड का फॉर्मूला क्या है? दैट इज मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 - f0 अपॉन 2 f1 - f0 - f2 मल्टीप्लाई बाय h, जिसमें बाकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए l क्या है, f1 क्या है, f0 क्या है, f2 क्या है, h पता है, वो पता होना चाहिए। तो इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है क्या कि l का वैल्यू यानी लोअर लिमिट का वैल्यू 60 है, h का जो रेंज का डिफरेंस होता है h का वैल्यू 20 है, f1 का वैल्यू 100 है, f0 का वैल्यू 70 है और f2 का वैल्यू 80 है। बस उठा के इसमें डाल देना है फॉर्मूले में और कैलकुलेट करना है, बस कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो ये फॉर्मूले में डाला, l का वैल्यू 60, f1 का ये, f0 का ये, 2 मल्टीप्लाई बाय f1 - f0 - f2, कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय 20 करके कैलकुलेट किया, आपने सॉल्व किया, आ गया आंसर। बस कैलकुलेशन करने आना चाहिए और कुछ नहीं। भाई आ सकता है मोड का एग्जांपल सबसे ज्यादा चांस होता है 2 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाए, क्योंकि छोटा होता है, सिंपल होता है, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट ऑन करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है, ओके है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। यहां पे ध्यान दो, अब हो सकता है 2 मार्क्स की कैटेगरी में ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ जाए कि प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आपको एक फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दिया जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का ही आता है मोस्टली, और पिछले साल भी एग्जाम में देखोगे तो आपको ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का बस टेबल ड्रॉ करने के लिए आया था। बहुत सिंपल है। तो मान लो कि आपको क्लास है, ठीक है, आपका क्लास यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप जो दिया है वो लिख देना है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि कभी भी जब हम मीडियन की बात करते हैं, ठीक है, मीडियन की जब भी हम बात कर रहे होते हैं बच्चा, क्योंकि ये क्या है, अगर आप देखोगे इसको देख के समझ में आ जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जब बात हो रही है तो ये मीडियन का एग्जांपल है। ठीक है, तो जब मीडियन की बात हो रही है तो सबसे पहला कॉलम जो होता है वो क्लास का होता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी होती है और फिर जाके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप की जो भी होती है वो होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं बीच में आपको फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम तो बनेगा। तो हमने क्या किया, इन शॉर्ट आपको जो टेबल दिया था पिछले साल जो 2024 में आया था ना, वो कैसा आया था, आपको क्लास दिया था और क्लास के बाद फ्रीक्वेंसी दिया था और आपको पूछा था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओ। तो वो बहुत ईजी होता है बनाना, जिसमें पहला वैल्यू सेम होता है और आगे का जो वैल्यू होता है, नीचे का वैल्यू जो होता है वो उसके बाजू से प्लस होकर आता है, यानी ये वैल्यू 6 हो जाएगा, ये 6 + 12 18 हो जाएगा, 18 + 10 28 हो जाएगा, 28 + 2 30 हो जाएगा। ये मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, जो मैंने वो 2024 का एग्जांपल सॉल्व कराया था। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें आपको ये कॉलम नहीं था, इसमें आपको ये कॉलम नहीं दिया रहेगा। मान लो मैं सबको हटा देता हूं, ठीक है, ये आपको सबको हटा देता हूं ताकि आपको ईजी पड़े समझने में। तो ये कॉलम नहीं दिया था आपको, ठीक है, चलो एक सेकेंड, ये कॉलम आपको नहीं दिया था, इसमें वैल्यू पुट ऑन करना है। तो कहीं ना कहीं आपको बनाना क्या है, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आपने क्लास बनाया, आपने फ्रीक्वेंसी लिखा और आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का दे रखा है तो 6 18 28 30 इन्होंने पहले से ही दे रखा है, आपको क्लास पहले से ही दे रखा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, तो कैसे निकालोगे। तो हमको तो एक चीज पता है ना, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का होता है तो ये जो वैल्यू होता है वो इसके बराबर होता है, तो ये 6 ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये अगला नंबर आता है, ये जो अगला नंबर आता है वो इसको और इसको प्लस करके आता है, ये तो आप जानते हो। मतलब यहां पे कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिसको 6 प्लस होगा तो 18 आएगा। तो ऐसा क्या नंबर होगा जिसको 6 प्लस करूंगा तो 18 आ जाएगा। तो सभी लोग जानते होंगे कि वो नंबर कौन सा है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं। एक सेकेंड इसको हटाओ, सभी लोग जानते हैं कि ऐसा क्या 6 में प्लस करूं, 12 प्लस करूंगा तो 18 आ जाएगा। फिर ये 28 है, तो 18 में ऐसा क्या प्लस करूं कि 28 आ जाए, 10 आ जाएगा। 28 में ऐसा क्या प्लस करूं कि 30 आ जाए, तो 12 आ जाएगा। खत्म बात, आ गया आंसर। और इसको टोटल कर लो, इसको बोलते हैं हम लोग टोटल n। तो 6 + 12 18 + 10, 18 + 10 28 प्लस, नहीं ये 6 हो गया, 12 12 24, ठीक है, सॉरी 2 2 माफ करना, हाँ देखो गड़बड़ कर दिया ना मैंने, ये 2 आएगा, सॉरी 12 12 लिख दिया ना। एक सेकंड, यहाँ पे 2 आएगा नॉट 12, हटाओ इसको, ठीक है।
यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा। 28 प्लस 2 30 होता है ना, 28 प्लस 12 तो 40 हो जाता, गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पे प्लस करो तो 6 प्लस 12 18 प्लस 2 20 और ये 10 30। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कभी भी ये टोटल जब करोगे 30 आ गया ना, तो ये 30 और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी वाला ये सेम टू सेम आता है। ये मैंने 10 बार बता चुका हूं आपको मीडियन में। तो ये वाला और ये वाला सेम सेम होता है, ठीक है। और मान लो इसके आगे सॉल्व करने बोलता तो आपको बोलता कि भाई लेस देन टाइप का है तो n/2 करते, 30/2 15 आता, 15 से छोटा क्या है 6 है, तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाता, ये आपका f बन जाता, ये आपका मीडियन क्लास बन जाता, इसमें l बन जाता, 20 - 10 करके h आ जाता 10, और फिर मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 - CF/h/f मल्टीप्लाई बाय h करते, तो फॉर्मूला से मीडियन में निकाल लेते। लेकिन अब पूछा नहीं है, सिर्फ आपको ड्रॉ करने बोला था, तो इस प्रकार से आपने ड्रॉ कर दिया, बहुत ईजी था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बोल रहा है फाइंड द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? सबसे सिंपल, समीशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय fi। तो सिंपली आपको क्या निकालना है? सबसे पहले क्लास लिख दिया आपने, क्लास जो लिखा हुआ है टाइम, क्लास लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना होता है क्लास मार्क, जिसको xi कहते हैं। अब क्लास मार्क क्या होता है? दिया होता है कि नहीं? क्लास मार्क होता है आपका इन दोनों का मीन यानी एवरेज। तो 0 + 2/2 यानी 1 हो गया, 2 + 4 6, 6/2 3 हो गया, 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाय 2 5 हो गया, 6 + 8 14, 14 डिवाइड बाय 2 7 हो गया, 8 + 10 18 डिवाइड बाय 2 9 हो गया। तो ये आपने क्लास मार्क लिख दिया। उसके बाद तीसरा कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का, जिसको fi कहा जाता है, जो ऑलरेडी आपको दिया रहता है 7 18 12 10 3 लिख दिया, 7 18 12 10 3। और उसके बाद जो आखिरी कॉलम होता है वो होता है fi xi, मतलब fi को xi से मल्टीप्लाई करना। तो ये fi होता है, ये xi होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 7 1 7, 18 3 54, 12 5 60, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इसका पूरा टोटल आ जाता है, जिसको बोलते हैं समीशन ऑफ fi xi, और फ्रीक्वेंसी का भी टोटल पूरा आ जाता है, जिसको बोलते हैं समीशन ऑफ fi। फॉर्मूला डाल दो मीन का, x बार इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi मल्टीप्लाई डिवाइड बाय fi। डाल दिया, 218 डिवाइड बाय 50 कर दो, 218 डिवाइड बाय 50 आ गया मीन का वैल्यू 4.36, 4.36 इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से डायरेक्ट मेथड के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस इजी है, पूछ सकते हैं, और आप 2 मार्क्स आराम से ऐसे क्वेश्चंस में निकाल सकते हैं। चांसेस तो कम होते हैं 2 मार्क्स कैटेगरी में स्टैटिस्टिक्स में से पूछा जाए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर हॉट्स में क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 में पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन 3b में भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3b का 3 मार्क्स ईच। अब 3 मार्क्स के कैटेगरी में आपको पता ही है पाई चार्ट तो जरूर पूछता है भाई। तो पाई चार्ट मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें शुगर केन का 100 डिग्री है, वेजिटेबल 60 डिग्री है, 80 डिग्री है, 120 डिग्री, इस हिसाब से दिया है। तो आपको सबसे पहले आपको क्या बनाना है? पाई डायग्राम बनाना है। ये दिया नहीं है, सॉरी, ये आपको ये पाई डायग्राम ये मैंने बनाया है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? आंसर है, मतलब पाई डायग्राम मैंने बनाया रहा है। आपको क्वेश्चन दिया था तो आपको बोल रहा है ड्रॉ ए पाई डायग्राम, मतलब पाई डायग्राम आपको खुद से बनाना है। बहुत बार क्वेश्चन क्या आता है कि पाई चार्ट दिया होता है, पाई डायग्राम दिया होता है, उसके बेस पे सेंट्रल एंगल के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन यहां पे उल्टा है, यहां पे आपको चीजें दी हुई है कि क्रॉप जो है जवार है उसका एरिया 40 एकड़ है, वीट का 60 एकड़ है, शुगर केन का 50 एकड़ एरिया है, हेक्टर्स में जो भी है दिया हुआ है, वेजिटेबल का दिया हुआ है, और इसकी हेल्प से हमें पाई डायग्राम बनाना है। तो कभी भी पाई डायग्राम बनाना जब होता है तो आपको सबसे पहले उसका क्लास लिखना होता है, जो कि आपका क्रॉप है। तो क्रॉप का लिख दिया, कौन कौन से क्रॉप है? जवार है, वीट है, शुगर केन है, वेजिटेबल है, लिख दिया। उसके बाद उसका लिखना होता है एरिया, यानी जो चीज दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी इन शॉर्ट, तो वो लिख देना है आपका। तो यहां पे आ जाएगा एरिया का हेक्टर में 40 60 50 30। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाई डायग्राम कैसे बनेगा? पाई डायग्राम बनता है उसके एंगल से, क्योंकि जब भी आप पाई डायग्राम बनाते हो ना, तो आपका एक सेंटर पॉइंट होता है और एक लाइन जब आप खींच लेते हो तो प्रोट्रैक्टर के हिसाब से आपको एंगल बनाना होता है। लेट सपोज 50 डिग्री का, तो फिर 50 डिग्री का लाइन बनता है, फिर यहां से उसको बेस मान के 100 डिग्री मतलब यहां बनता है। तो ये आपका डिग्री का खेल है, मतलब आपको कहीं ना कहीं सेंट्रल एंगल को निकालना पड़ता है। और आप जानते हो कि पाई डायग्राम के केस में सेंट्रल एंगल निकालना कितना जरूरी है, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। तो यहां पे कितना है? जवार 40 है। अब ऑब्वियसली किसकी बात हो रही है? हेक्टर की बात हो रही है। और आपको पता ही होगा कि यहां पे जो टोटल है, अगर आप देखो 40 + 60 100 + 50, 100 + 50 150 और + 30, ये कितना है? टोटल 180 हो रहा है। मतलब टोटल कितना है? 180। तो 40 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 360, कैलकुलेशन करोगे 80 आ गया। उसी प्रकार 60 डिवाइड बाय 180 टोटल है ना, नंबर ऑफ क्या ये? वीट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एरिया, वीट का एरिया अपॉन टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय 360, कैलकुलेट किया 180। तो सभी का कैलकुलेट करके आपने डिग्री निकाल लिया। यहां पे 80 डिग्री आ गया, 120 डिग्री, 100 डिग्री, 60 डिग्री यहां पे आ गया, और टोटल मिला के 360 होना चाहिए, तब जाके पाई डायग्राम कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले पाई डायग्राम बनाओगे कैसे? एक सर्कल बना देना है, राउंडर लेना आपका, उससे एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल बनने के बाद बीच का पॉइंट तो मिलेगा ही, उससे आपको एक सीधा लाइन खींच देना है सबसे पहले, वो आपका बेस रहेगा। फिर प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर है नहीं मेरे पास, लेकिन आपका जो चांद होता है, चांद का टुकड़ा प्रोटेक्टर, वो रखना है। अब आपको पता है सबसे पहले मुझे जवार बनाना है जो कि 80 डिग्री का, तो आपने यहां पे प्रोटेक्टर रखा, ठीक है, और 80 डिग्री का मार्किंग कर लिया। तो यहां पे आएगा, एक लाइन खींच दोगे यहां पे, तो आपका 80 डिग्री का मार्किंग बन जाएगा, ठीक है, जवार बन गया। अब जवार के बाद क्या है आपका? वीट है, गेहूं है, 120 डिग्री का। तो अब प्रोटेक्टर को इसका बेस मान के चलो, मतलब ये लाइन जो है वो उसका बेस है, तो प्रोटेक्टर को ऐसा रखोगे और फिर इस लाइन के हिसाब से 120 ड्रॉ करोगे, जो कि यहां आया। तो ये 120 इतना है, 120 डिग्री,
ये कितना आया 80 डिग्री, ये इतना 80 डिग्री है, फिर इसके हिसाब से 120 डिग्री इतना आया, ठीक है। तो ये मार्क कर लो, ये वीट है, उसका लिखना भी जरूरी है। ये आपने लिखा जवाब जिसका 80 डिग्री है, ये किसका है, दूसरा वीट है, दूसरा किसका है, वीट है जिसका 120 डिग्री है, 120 लिखा और वीट लिख दिया। फिर ये आपका लाइन बेस बन गया। फिर यहां प्रोटेक्टर रखना है, अगला कितना है 100 डिग्री का, तो यहां पे प्रोटेक्टर रख के फिर 100 डिग्री को मार्किंग करोगे, तो 100 डिग्री का मार्किंग करोगे तो एक और लाइन मिल जाएगा जो कि आपका क्या है 100 डिग्री वाला शुगर केन है, तो आप लिख दो शुगर केन 100 डिग्री, और लास्ट में जो बच गया ऑटोमेटिकली वेजिटेबल होगा क्योंकि एक ही बचा है 60 डिग्री जो कि हो जाएगा वेजिटेबल। तो इस तरीके से पाई डायग्राम आपने बनाया दोस्तों, और ज्यादातर क्वेश्चन आ भी सकता है। यूजुअली हम जब देखते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है, पाई चार्ट बना के दिया होता है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे होते हैं कि फुटबॉल है उसका कितना परसेंट इंटरेस्टेड लोग है, क्रिकेट कितने परसेंट इंटरेस्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये उल्टा क्वेश्चन है जिसमें आपको चीजें दी हुई थी, डेटा आपको दिया था, उसके हेल्प से आपको पाई डायग्राम बनाना था, जो कि मैंने बता दिया कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जरूर दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन जाते हैं, तो बहुत ईजी होता है, आपको ग्राफ दिया रहेगा, बस आपको बनाना है। तो सबसे पहला है टाइम 60 80, तो आपने लिखा 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, ठीक है। कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट 14 20, तो उसके हिसाब से लिख दो, 4 4 का गैप, 5 5 का गैप, 8 8 का गैप, जितना गैप देना देना, स्केल प्रॉपर लिख देना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको क्रिंक बोलते हैं, ये क्रिंक बनाना बहुत जरूरी है। ये क्रिंक आप देख पा रहे हो, ये ब्लैक कलर से लिखता हूं मैं, ये जो लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रिंक, ठीक है, इसको क्रिंक कहते हैं। ये क्रिंक मार्क जरूरी है जो कि बताता है नो ऑब्जर्वेशन इज मेड बिटवीन दिस। तो ये 60 से 80 पे कितना है 14 है, तो 60 से 80 पे 14 वाले लाइन पे आके मार्क कर दिया, ठीक है। बचपन में ग्राफ बनाते थे वही है, सबसे इजी है, हिस्टोग्राम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। समझ में आ गया, तो बस यही था ओवरऑल, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा के दे दिया। बच्चे समझ में आ गया है, क्लियर है। तो लगभग आप देख सकते हो 45-46 मिनट्स के अंदर अंदर ये पूरे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 के ऑलमोस्ट सारे टाइप के सेकंड मतलब 2 और 3 मार्क्स के एग्जांपल्स हमने आपको कवर करा के दे दिए हैं। और उम्मीद करता हूं अगर ये सारे के सारे एग्जांपल जो मैंने सुबह से लेके पहले दिन से लेके जो जो हमने आपको कराए हैं, चाहे वो 1 मार्क्स कैटेगरी हो, 2 मार्क्स कैटेगरी हो, 3 मार्क्स कैटेगरी हो, 4 मार्क्स कैटेगरी हो, हॉट्स के कैटेगरी हो, एमसीक्यू का कैटेगरी हो, 1 मार्क्स से सॉल्व करने वाला कैटेगरी हो, ये सारे चैप्टर्स और हॉट्स क्वेश्चन के अलग से 1-1.5 घंटे का हमने वीडियो बना के दिया है। वो सब चीज अगर आप देख चुके होंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स जो टफ थे वो उसको प्रैक्टिस कर चुके होंगे, मैं आपको बोलता हूं भाई 40 में से 40 मार्क्स मिल जाएगा आपको, इतना हमने मेहनत किया आपके लिए। क्लियर है बच्चा, समझ में आ गया? तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड, और मैं बोलना चाहता हूं आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, क्योंकि होपफुली ये वीडियो आपके लिए आखिरी वीडियो था। अब सीधा आपके लिए सुबह आपके साथ सुबह मुलाकात होगी, जो कि हम LMR लास्ट मोमेंट रिवीजन सुबह सुबह करते हैं ना, 6:30 बजे 7 बजे आप रेडी रहना, लाइव सेक्शन में आके चेकआउट करते रहना, क्योंकि वहां पे मुलाकात होगी और ये जितना हमने 1.5 दिन में पढ़ा है उसको हम रिकॉल कर लेंगे सुबह फटाफट से, और आपका एग्जाम्स के लिए हम आपको छोड़ देंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहो। ये रात अभी भी बाकी है, जो बच्चों का कुछ नहीं हुआ पढ़ के एटलीस्ट 12-1 बजे तक पढ़ना, और कम से कम 6 घंटे का तो नींद ले लेना, ताकि अगले दिन आपको नींद ना आए, थकावट ना महसूस हो, ठीक है? समझ में आया? चलो ऑल द वेरी बेस्ट, आज के लिए इतना। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आया, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों? चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।